हेलो, वेलकम टू द डेली नर्सिंग। आज हम सीखेंगे कि एम जो ट्रेडिशनल एमसीक्यूज़ होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। एमसीक्यूज़ सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक गलती की वजह से पूरे अपने जो एग्ज़ाम को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो उस गलतियों से बचने के लिए कुछ टेक्निक्स है जो हम आज सीखेंगे। वो टेक्निक्स जो हैं अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम्स में अपनी अच्छी रिज़ल्ट्स हासिल करेंगे। तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आज हम क्या क्या सीखेंगे कि एक एमसीक्यूज़ होता क्या है, दूसरा उसमें से कौन कौन से मेथड्स हैं, उसमें कौन कौन सी टेक्निक्स हैं और कौन से गोल्डन रूल्स हैं जो आप फॉलो करेंगे जिससे आप एक बेहतर एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ को समझने से पहले हमें ये समझना है कि एमसीक्यूज़ की स्ट्रक्चर क्या होती है और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अगर एमसीक्यू की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसमें होती हैं तीन चीज़ें। एक होती है स्टेम, दूसरा होता है उसके ऑप्शन और तीसरा होता है डिस्ट्रैक्टर्स। तो स्टेम इटसेल्फ वो जो क्वेश्चन होता है जो आपसे पूछा जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ऑप्शंस होते हैं यूजुअली ए बी सी डी, 4 ऑप्शन होते हैं, कहीं कहीं 5 भी होते हैं। तो उसमें से सिर्फ एक करेक्ट आंसर आपने करना होता है। अब उसमें से कुछ चीज़ें होती हैं डिस्ट्रैक्टर्स। डिस्ट्रैक्टर्स क्या होती हैं कि वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं करेक्ट आंसर से, ताकि आपकी जो है रैशनल थिंकिंग को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो अब उससे बचने के लिए आपकी अगर आपने अच्छा कॉन्सेप्ट रखा हुआ है तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो अगर आपका मिस कॉन्सेप्ट होगा तो आपको डिस्ट्रैक्ट उसकी तरफ लेके जाएगा, खुद की तरफ, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो तभी हमेशा फोकस किया जाता है कि पढ़ा जाए, आप कॉन्सेप्ट से पढ़ें। तो हम कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे, उस टेक्निक्स में जो 3-4 जो हैं कॉमन टेक्निक्स हैं। जो फर्स्ट टेक्निक्स है ये कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें से सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ें, क्विकली पढ़ें बट केयरफुली पढ़ें, ठीक है। तो उसमें से सबसे जो मेजर बात है कि आपने कीवर्ड पे फोकस करना है कि उसमें से कीवर्ड कौन से। तो यूजुअली ऑलवेज, नेवर, मोस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली जैसे वर्ड्स होते हैं उनका आपने कॉन्टेक्स्ट समझना है कि वो आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट विद हाइपोग्लाइसीमिया। अब देखें इसमें क्वेश्चंस में एक है कीवर्ड हाइपोग्लाइसीमिया, दूसरा वर्ड है इंटरवेंशंस, मतलब अप्रोप्रिएट जो एग्जैक्ट इंटरवेंशंस आप क्या देंगे। तो अब यहाँ पे से हम ऑप्शन अगर देखेंगे, ऑप्शन ए है एडमिनिस्टर इंसुलिन, प्रोवाइड ऑरेंज जूस, सी परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन, डी है इंसर यूनिट कैथेटर। अब देखें इसमें डिस्ट्रैक्टेंट जो आ रहा है आपका एडमिनिस्टर इंसुलिन आ रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि बच्चे क्या करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया को और हाइपरग्लाइसीमिया समझ करके इंसुलिन लिखा हुआ है तो वो टिक कर देते हैं। जब ऑब्वियसली आप इसको सोच के पढ़ेंगे कि ये कि हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर कम है और इंसुलिन आप अगर एडमिनिस्टर करेंगे तो मज़ीद शुगर कम हो जाएगा, तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में जा सकता है। तो ये तो आपका सही नहीं है। ऑप्शन बी पे आए, प्रोवाइड ऑरेंज जूस। ऑब्वियसली जो जूसेस होते हैं वो यूजुअली मीठे होते हैं, उसमें शुगर का जो कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो क्या करेगा, बेहतर करेगा हाइपोग्लाइसीमिया को। अब हम आते हैं सी पे, परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन। देखें चेस्ट कंप्रेशन बेचारे को अगर आप देंगे तो मज़ीद वो तकलीफ़ में होगा, तो चेस्ट कंप्रेशन की यहाँ पे कोई लॉजिक्स नहीं बनती। चौथा भी ऑप्शन ऐसा ही है, इंसर्ट अ यूरिनरी कैथेटर। अब देखें यूरिनरी कैथेटर की बेचारे को क्या ज़रूरत है यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया। अगर डायबिटिक होता, हाइपरग्लाइसीमिया होता, पोलीयूरिया वाला होता तो हम उसको करते, फिर भी इस आंसर का वो एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन नहीं थी। सवाल सिंपल ये है कि एक पेशेंट है आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया, तो उसमें से नीचे दी गई से कौन सी बेहतर इंटरवेंशन है वो आपने चूज़ करनी है।
ठीक है, तो हम नेक्स्ट टेक्निक्स पे जाते हैं। एलिमिनेट इनकरेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे आपने क्या करना है कि देखना है कि इनकरेक्ट ऑप्शंस जो है वो कौन सा जो है इरेलेवेंट इलॉजिकल है, उसको आपने रिमूव करने। ये दूसरी टेक्निक है। और वहाँ पे जो टेक्निक थी कीवर्ड, यहाँ पे भी अब ये यहाँ पे आप कीवर्ड की फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल, ए पेशेंट रिपोर्ट्स चेस्ट पेन वाइल वॉकिंग, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ मोस्ट एप्रोप्रिएट। मतलब कि एक पेशेंट है जिसको चेस्ट पेन है जब वो वॉक करता है या ऐसी कोई एक्सरसाइज वगैरह करता है, ठीक है। तो अब ये यहाँ आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि उस जब पेन होता है वॉक के दौरान, तो हम कौन सी टेस्ट जो है उसकी करवाएंगे। ऑप्शन ए चेस्ट एक्सरे। ऑप्शन देखिए, चेस्ट एक्सरे जो है कोई फिजिकल ऑर्गन की अगर मेल फंक्शन होती है या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होते हैं उसको देखने के लिए होती है, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा आ जाए ईसीजी ड्यूरिंग रेस्ट, इसको हम फोकस करते हैं। ऑप्शन सी है स्ट्रेस टेस्ट। ऑप्शन डी है कौन फोकस। देखिए ईसीजी अगर ड्यूरिंग रेस्ट करेंगे तो उसमें वॉकिंग का क्वेश्चन नहीं लेने देना, ठीक है, क्योंकि वो फिर आपकी हार्ट की दूसरी कंडीशन बताएगा, वॉकिंग का नहीं बताएगा। और ऑप्शन डी पे आए तो वो है कंप्लीट ब्लड काउंट। देखें जो चेस्ट पेन का ईसीजी से कुछ ना जाए। हाँ, आगे कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो है पॉलीसाइथीमिया, अगर आपने पढ़ा है तो उसमें होता है चेस्ट पेन, क्योंकि जब आरबीसी ज़्यादा होते हैं तो पेन होता है उसमें। पर वो इसको हम उसको वो नहीं कर सकते, डायग्नोस्टिक नहीं कर सकते, उससे डायग्नोस नहीं होती कंडीशंस। एक और कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट है, जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेस टेस्ट। अब स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, उसमें हम मालूम करवाते हैं उसको एक्सरसाइज करवा के उसकी चेस्ट जो है पेन उससे एग्रावेट होती है या सही होती है, तो उससे पता चल जाता है कि देर सर्टेन कंडीशन ऑफ जो है सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जो है वो एक्टिविटी से रिलेट है। तो जब एक्टिविटी से रिलेट है तो मतलब वॉकिंग इज़ एन एक्टिविटी, तो वो एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक ट्रेस है इस जो मैच कर रही है। तो आपने बाकी एलिमिनेट करने हैं, उसको चूज़ करना है। एक और कंडीशन जो है टेक्निक है जिसको हम देखते हैं कि ईच ऑप्शन को आपने सबको गौर से और गहराई से सोचना है। ये यूजुअली कोई इंटरवेंशन होती है, कोई मेडिसिन होती है, इसके हवाले से होता है, क्योंकि उसकी सब चीज़ें फिर देखनी होती है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है, विच मेडिकेशन इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। देखें अब यहाँ पे फॉलिक एसिड लिखा हुआ है, वारफेरिन है, एसिटामाइनोफेन है, इंसुलिन है। फॉलिक एसिड जो है ऑब्वियसली प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में। ऑप्शन बी है वारफेरिन, जो कि ओरल एंटी कोगुलेंट है, तो वो हम नहीं देते। एसिटामाइनोफेन इज़ अ पेन किलर, एज ए यूज़ किया जाता है, वो हम देते हैं। उसको भी कुछ ट्राइमेस्टर्स में दिया जाता है, पर दिया जाता है, कोई इतनी कंट्राइंडिकेट नहीं है। इंसुलिन ओबियसली अगर डायबिटिक प्रेग्नेंट वुमेन है तो हम उसको इंसुलिन दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एक ही ड्रग है वारफेरिन, उसके आपने वो पढ़ के सोच के समझ के फिर आप देखना है, क्योंकि वारफेरिन जो अगर प्रेग्नेंट वुमेन खाती है तो बच्चों में टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट्स आते हैं, जो कि डिफेक्ट्स आते हैं बच्चों की जो फीटस जो भी डेवलप हो रहा होता है उसमें। तो यहाँ पे आपने देखें एक एक चीज़ को फोकस किया है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो जिसके सब ऑप्शन आपको गहराई से पढ़ने होते हैं। एक टेक्निक और है जिसको बोलते हैं द मेथड टेक्निक। अब इसमें ये होता है THEMETH, मतलब ये टेक्निक्स है। इसमें आपने हम इस टेक्निक को आगे जाके हम इसको एक वर्ड को हम एक्सप्लेन करते हैं, जो कि है ये। इसमें एक क्वेश्चन है हम ये जो मेथड जो है हम अप्लाई करेंगे, उसमें एक क्वेश्चन है, अ नर्स इज़ केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद डिहाइड्रेशन, विच क्लिनिकल फाइंडिंग इज़ मोस्ट कंसिस्टेंट विद द कंडीशन। अब यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है कि एक पेशेंट है डिहाइड्रेशन का जिसकी नर्स केयर कर रही है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि जब डिहाइड्रेशन है तो उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हो सकती हैं, क्लिनिकल पिक्चर क्या हो सकती है, क्लिनिकल जो है मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड है, एक है डिहाइड्रेशन, दूसरा है क्लिनिकल फाइंडिंग्स। तो ऑप्शन हमारे पास ए है इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, ऑप्शन बी है डिक्रीज स्किन टर्गर, ऑप्शन सी है हाइपोटेंशन, और
विद ब्रेडिकार्डिया, और ऑप्शन जो है हमारे पास डी है पेरिफेरल एडिमा। तो हम जो TH का फार्मूला लगाएंगे उसमें से सबसे पहले देखेंगे कि टी मतलब ट्रांसलेट करेंगे क्वेश्चन को, हम अपनी वर्ड्स में उसको देखेंगे क्या क्या कह रहा है। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद डिहाइड्रेशन, मतलब एक नर्स है जो एक डिहाइड्रेशन पेशेंट को ख्याल रखे देख रही है, तो उसकी जब उसको वो असेस कर रही है तो असेसमेंट में उसको क्या चीज़ें नज़र आएंगी, तो उसको हमने क्वेश्चन को क्या किया, ट्रांसलेट किया अपने लफ्ज़ों में। फिर हम देखेंगे कि जो डिहाइड्रेशन जो करवाती है वो कौन सी साइन होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप अपनी मेमोरी को रिकॉल करेंगे जो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन देखें हमारे पास ए है इंक्रीज यूरिन आउटपुट। ओबियसली वो नहीं होगा, डिहाइड्रेशन में तो यूरिन आउटपुट क्या होता है, डिक्रीज होता है। फिर आ जाएं डिक्रीज स्किन टेक्सचर, ये ज़बरदस्त देखें, जब भी पेशेंट डिहाइड्रेशन में होगा तो उसकी स्किन टेक्सचर कम हो जाएगी, उसकी जो स्किन की इलास्टिसिटी है वो कम हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है हाइपोटेंशन विद ब्रेडिकार्डिया, नहीं हाइपोटेंशन तो होगा पर विद टेकिकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, तो ये हम अपने समझ रखना है। जो चौथा ऑप्शन है पेरिफेरल एडिमा, एडिमा जब भी होता है कोई या किडनी का या लंग्स का इशू हो तब होता है, तब भी जब एक्सेस फ्लूइड हो तब, तो डिहाइड्रेशन में एडिमा नहीं होता। तो ये हमने टेक्निक कैसे फॉलो की है, सबसे पहले आपने टी को ट्रांसलेट, क्वेश्चन को ट्रांसलेट करना है क्या आपसे पूछ रहा है, फिर आपने फोकस करना है वर्ड में, जो कीवर्ड है यहाँ पे कीवर्ड था डिहाइड्रेशन, ठीक है, उस पर फोकस किया। फिर आपने उसको एग्जामाइन करना एक एक वर्ड को कि इंक्रीज आउटपुट जो है वो क्यों नहीं है, क्यों नहीं होगा, डिक्रीज स्किन टारगेट है क्यों है, वाकई लॉजिकल मैच कर रहा है या नहीं, तो वाकई लॉजिकल कर रहा है, जब भी डिहाइड्रेशन होगा तो स्किन टारगेट कम हो जाएगी। हाइपोटेंशन विद ब्रेडिकार्डिया, ऑब्वियसली हाइपोटेंशन तो होगा पर वो वहाँ पे टेकिकार्डिया होता है, वो कंसिस्टेंट नहीं होता ब्रेडिकार्डिया से। ऑप्शन डी पे आए पेरिफेरल एडिमा, वो भी देखें पेरिफेरल एडिमा से रिलेटेड नहीं है, डिहाइड्रेशन में जो है जो पेरिफेरल एडिमा नहीं होती, ठीक है, बाकी ओवर हाइड्रेशन में हो जाती है। अब आपने क्या करना है, ये चार ऑप्शन जो आपने पढ़े उसमें से एक को मैच करें, एम फॉर मैच करें, और आगे जाके ई को उसको मैच जिसे आपने किया है ना, ई से आप बाकी को एलिमिनेट करें, सबको निकालते जाएं। फिर जो एक आपका ऑप्शन जो आपने मैच करके रखा है उसको कंफर्म करें, सिनेरियो से मैच कराएं कि वाकई ये पॉसिबल है या सूट करता है या नहीं। फिर उसको आप कंफर्म करें, कंफर्म करके फिर आगे एच फॉर हॉल्ट, मतलब आप उसको कॉन्फिडेंस सेलेक्ट करें और आगे आप मूव करें। तो ये टेक्निक होती है अप्लाइड मेथड। अब नर्सेस जो क्या करती हैं, क्वेश्चन करने वक्त एक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम लगा देती हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन को आप एक वक्त एक ही टाइम दें, अगर नहीं आ रहा तो आप स्किप करके फिर आगे जाएं ताकि आपका टाइम बचे। और एक बात हमेशा याद रखना, जब आपको पहला आपने चूज़ किया है ना, तो इंसान की रिसर्च बेस ये है कि जब पहला सेलेक्ट करता है वही तकरीबन वही सही होता है, दूसरा कभी भी टिक नहीं किया करें, वो हमेशा गलत होता है। ये एक रिसर्च बेस में आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है वो तकरीबन करेक्ट होती है। अब ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने का मतलब क्या करनी है, अवॉइड करनी है। आपने अगर जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं तो आप चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस कर लेंगे, ज़्यादा नहीं सोचें। और एक बात याद रखना, ऑलवेज नेवर, कभी भी नर्सिस के लिए जो इंटरवेंशन के लिए यूज़ नहीं होता, वो इसीलिए नहीं यूज़ होता कि कभी भी कोई चीज़ हमेशा नहीं दे सकते, कभी भी कोई चीज़ हम नेवर नहीं कर सकते, तो ये भी आपने याद रखना है। अब ये है कि MCQs चेक जो है एक सिर्फ नॉलेज नहीं चेक करती पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एवोल्यूशन, प्रायोरिटाइजेशन स्किल ये भी चेक किया जाता है। तो आप ये मेथड अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे एक MCQ सॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी टेस्ट आती है, एग्ज़ाम ऑनलाइन, आपकी कमीशन एग्ज़ाम्स सब आप पास कर सकते हैं। आखिर में आपने ये मेरा यूट्यूब पे सबसे पहला लेक्चर है, वैसे मैं ऑनलाइन ऐप्स पे ऑनलाइन ट्यूटर भी हूँ तो वहाँ पे मैं पढ़ाता रहता हूँ, पर ये मैंने आज पहला लेक्चर बनाया है, तो सब्सक्राइब करने नहीं भूलें, मेहरबानी।